Hello everyone, I am Akanshi. I am a student of class 10th of Genetic Public School. I am passionate about learning and growing every day. My favorite subjects are English and science. My short-term goal is to focus on my board's exam. Hello everyone, I am Radha. I am a student of class 10. My hobbies are watching movies and playing badminton. Hello, good morning everyone. I am Muskan Som and I am a student of class 10th of Genetic Public School. Hello, myself Maisom. I study in 10th class in Genetic Public School. I believe that education is most powerful tool that we can use to change the world. Hello, my name is Khushi and I am a student of class 10th. I believe education is the most powerful tool we have and I am passionate about learning and growing every day. My favorite subjects are English and maths. Hello, my name is Vansika Som. I study in of class 10 in Genetic Public School. Hello everyone, my name is Dipali Som. I am a student of class 10 of Genetic Public School. My hobbies are playing and study. That's it. Today we are going to discuss about nationalism in India, some topics. तो मैं पहले माही से क्वेश्चन पूछती हूँ. माही, आप मेरे को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के बारे में बताओ. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में लोगों की आज़ादी पर इम्पैक्ट पड़ रहे थे. ब्रिटिश के द्वारा इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे कि अब भारतवासी ये सब सहन नहीं कर पा रहे थे. ब्रिटिश इतने हर किसी पर इतने अत्याचार कर रहे थे, जैसे टेलर, लॉयर्स, अलग अलग तरह के लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे. ये सब उनसे सहन नहीं हो रहा था. सबने सोचा क्यों ना हम अपनी लड़ाई छोड़कर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ें, उनके खिलाफ आंदोलन उठाएं, उन्हें यहाँ से कैसे भी करके भगाए. इसीलिए उन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया. तो माही ने जैसे हमें एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के बारे में बताया. अब मैं राधा से पूछती हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके बारे में बताओ. जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो हमारी 1914 में शुरू हुई थी. ये जो हमारा ब्रिटेन था, जो हमारा वॉर लड़ रहा था, उसका जो इम्पैक्ट था वो हमारे इंडिया के ऊपर पड़ रहा था. तो इसका जो इम्पैक्ट था, पहले इम्पैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर पड़ा, जिससे जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन थी वो हमारी लो हो गई थी. जितनी भी हमारी कस्टम ड्यूटीज थी, टैक्सेस थे, वो इंक्रीज हो गए थे और लोगों को उनकी बिना मर्जी के आर्मी में भर्ती किया जा रहा था. उस टाइम पे एक हमारी बीमारी थी, उसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जो फैल गई थी, जिससे 12 से 13 मिलियन जो पीपल्स थे उनकी डेथ हो गई थी. सो नाउ मुस्कान, आई वांट टू आस्क यू अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था. गांधी जी ने एक बुक लिखी थी 1909 में जिसका नाम था हिंद स्वराज. उसमें गांधी जी ने लिखा था कि जो गांधी जी ने जो ब्रिटिश रूल जो हमारे ऊपर कर पा रही है, उसमें गांधी जी ने लिखा था जो आज ब्रिटिश इंडियंस के ऊपर रूल कर रहे हैं, अगर जो वो कोऑपरेट ना करते तो ब्रिटिश इंडियंस के ऊपर रूल ना कर पाते. वो एक साल के अंदर खत्म हो जाता और हमें हिंद स्वराज मिल जाता. हमारे जो इसके इम्पैक्ट क्या पड़े थे. इसके इम्पैक्ट हमारे इंडिया में अच्छी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं थे. इसी कारण वे लोग सब अपने वापस काम पे जाने लगे. खुशी, आई वांट टू आस्क यू अबाउट रोलेट एक्ट. रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में पास किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा. इस एक्ट में यह था कि जो पुलिस को पूरी पावर दे दी गई थी. पुलिस जो थी बिना एविडेंस और बिना किसी गलती के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी और उसे 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी. ना ही उसमें कोई लॉयर काम आना था, ना ही किसी की सुनी जा रही थी. इसको आगे चलकर ब्लैक एक्ट भी कहा गया. इसे बंद करने ब्लैक एक्ट कहा गया. थैंक यू. नाउ खुशी, आई वुड लाइक टू आस्क रोलेट एक्ट के इम्पैक्ट्स क्या थे. अगर नहीं पता है तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे कह दो. आई हैव नो आईडिया राइट नाउ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस आगे वाले वीडियो में से इसके अलावा मैं बेहतर तरीके से जान इसके बारे में, उसके बारे में. मैं जैसे हम आपस में बात करते हैं, मैं रोलेट इम्पैक्ट के बारे में नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं रोलेट सत्याग्रह के बारे में बताना चाहूंगी. रोलेट सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था.
सत्याग्रह था, रोलेट सत्याग्रह था जो गांधी जी ने चलाया था रोलेट एक्ट को खत्म, हाँ रोलेट एक्ट को खत्म करने के लिए। उसमें गांधी जी ने कहा था कि सब एक जगह इकट्ठे होंगे और रैलीज में भाग लेंगे, आंदोलन करेंगे, जिससे कि रेलवे वर्कर्स भी उन काम पर से छोड़कर आए गए और दुकानें बंद कर दी गई, जिससे जो कि ब्रिटिश का काम था वह बंद हो गया और उनसे ब्रिटिश को बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने पुलिस को ओपन फायर करने के ऑर्डर दे दिए, जिससे कि जो सिटीजन्स थे वे बहुत सिटीजन्स की मृत्यु हो गई, जिससे आगे चलकर सिटीजन्स बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पुलिस पर हमला किया और उन्होंने गांधी जी को दिल्ली में आने का बंद कर दिया ब्रिटिश ने। थैंक यू। अब मैं माही से पूछती हूँ कि जैसे खुशीना में रोवेल्ट सत्याग्रह के बारे में बताया, तो आप मुझे रोवेल्ट इम्पैक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो। रोवेल्ट इम्पैक्ट पड़े जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि रोवेल्ट एक्ट में ये सब था कि उन्हें 1 साल के लिए 2 साल के लिए किसी को भी जेल में बिना प्रूफ के जेल में डाल दे सकते हैं। इसके इम्पैक्ट से लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसकी वजह से वे वायलेंस पे उतर गए थे। इसके साथ साथ जलियांवाला कांड भी चल रहा था, जिसमें लोगों ने और वायलेंस किया और बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई। वंशिका, आप मुझे बताओ जो हमारा सत्याग्रह, जो गांधी जी हमारा आइडिया लेकर आए थे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था? महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1950 जनवरी में आए थे। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1950 जनवरी में आए थे। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका सत्याग्रह का आइडिया लेके आए थे। अब आपको आगे दीपाली बताएं। दीपाली जैसे हमें बताया कि जो गांधी जी थे वे सत्याग्रह का आइडिया साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे। उन्होंने वहां पर उसका एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो आप मेरे को बताओ, जब इंडिया में गांधी जी वापस आए थे तो उन्होंने सत्याग्रह कहाँ पर किया था? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में किया था। जो चंपारण और खेड़ा है वहाँ पे किसानों के लिए कहा था, और जो अहमदाबाद था वो वर्कर्स के लिए कहा था। जो ये उन्होंने सत्याग्रह करा था इन किसानों के लिए और वर्कर्स के लिए सक्सेसफुल रहा था? यस। आकांक्षी, आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट साइमन कमीशन। ये क्या था, इसके इम्पैक्ट्स क्या थे? जो हमारा साइमन कमीशन था वो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था कि हम इंडिया को अपनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उनका रूल करेंगे। जो साइमन कमीशन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जो सर जॉन सिमन के अंडर में आता था। जो उनका फर्स्ट एम ये था कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम थोड़ा चेंज लाएंगे और उनको सजेस्ट करेंगे कि हमें उससे कैसे करना है। लेकिन जो इंडिया के लोग थे इससे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने देखा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये साइमन कमीशन लाया था उसमें एक भी सिंगल पर्सन इंडियन नहीं था। तो ये इससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि वे सोचे अगर इसमें कोई भी इंडियन नहीं है तो वे हमारी परेशानी क्यों समझेंगे। जब साइमन कमीशन 1928 में वापस आए देखने के लिए कि इंडिया इस वाले लॉ से खुश है या नहीं, तो उन्होंने उसको गो बैक स्लोगन दिया था कि गो बैक सिमन का स्लोगन दिया था, जिसे मुस्लिम लीगियों और कांग्रेस के लीडर्स दोनों शामिल थे। अब मैं राधा से पूछना चाहती हूँ कि जो सोल्ट मार्च था वो क्या था? जो सोल्ट था, गांधी जी को लगा जो इंडियंस हैं उन्हें यूनाइट करने के लिए एक अच्छा तरीका है। उन्होंने सोल्ट को एक अच्छा यूनिक सिंबल माना। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती टू दांडी गए। वहाँ पर वे हर एक दिन 10 माइल्स चलते थे। उसके बाद 6 अप्रैल को वहाँ पर जब दांडी पहुँच गए उन्होंने वहाँ पर इलीगल तरीके से सेल्ट को बनाया और लॉ को तोड़ दिया। इसका जो इम्पैक्ट था, लोग जो हमारे पीसेंट्स थे उन्होंने अपना जो रिवेन्यू था उसको पे करने से मना कर दिया। जो ट्रेबल्स थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ तोड़ दिया और जो फॉरेन गुड्स थे उनको बाइकआउट कर दिया। आकांक्षी, आप मुझे बताओ, जो इंडियंस हैं बाद में उन्हें यूनाइट करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके थे? जो हमें इंडियंस लोग थे उनको हमारे पास यूनाइटेड करने के लिए कुछ तरीके थे, जैसे कि हम उनके जो कुछ दलित थे, कुछ हरिजन्स थे, बहुत सारी जाति प्रजाति थी हमारे इंडियंस में। तो जो हमारे गांधी जी थे वे सोचते थे कि अगर हम सबको एक साथ लाना चाहते हैं तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लाने होंगे। जैसे मुस्लिम्स के लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट लड़ा था
क्योंकि जब कुछ अलायंस पावर लड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो एक ओटोमन था जहाँ पे खिलाफा नाम का मुस्लिम किंग था, वो वहाँ पर रूल करता था। लेकिन जब इसके बाद वो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाता है, तो वे कहते हैं कि अब हम खिलाफत को कुछ पनिशमेंट देंगे। लेकिन जो मुस्लिम लोग थे वे खिलाफा को अपना एक गॉड की तरह मानते थे, तो वे इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान थे, खलीफा इससे बहुत ज्यादा वे परेशान थे। तो जो गांधी जी हैं वे सोचते हैं कि अगर मुझे मुस्लिम को अपने साथ लाना है तो मुझे इसके लिए एक मूवमेंट लाना होगा। तो वे इसके लिए खिलाफत मूवमेंट लाए थे, जिसमें उन्होंने खिलाफत मतलब मुस्लिम के कुछ लोग थे, जैसे कि लीडर्स थे, अली ब्रदर्स थे और शौकत अली ब्रदर्स थे। उन दोनों को एक साथ लाया और उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो वे दोनों ब्रदर भी बहुत ज्यादा खुश हुए कि अब मुस्लिम के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे और इंडियंस भी, हिंदू भी इसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके से जो गांधी जी की सोच थी, वे कुछ ना कुछ करते थे लोगों के लिए, उन्हें साथ लाने के लिए। अब मैं माही से पूछती हूँ कि जो सिविल डिसोबेंस मूवमेंट था वो क्या था। सिविल डिसोबियंस मूवमेंट में ये सब था कि हमें सारे लॉ तोड़ने हैं, जितने भी ब्रिटिश द्वारा बनाए गए हैं, सब लॉ तोड़कर हम ब्रिटिश को यहाँ से बाहर भगा सके और अपने देश पर राज कर सके। हमारा देश हमारा ही रहे, हम ब्रिटिश को बाहर भगा दे। वो हम चाहते थे कि हम जितने भी लॉ तोड़ दें, इससे ब्रिटिश को लगेगा कि ये हमारे लॉज नहीं मान रहे, तो हम यहाँ रह के करेंगे क्या, हम चले जाते हैं। आकांक्षी, आई वांट टू आस्क अबाउट भारत माता एंड जर्मनिया डिफरेंस। जो भारत माता थी वो इंडिया का एक सिंबल थी, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी, और जो जर्मनियन थी वे जर्मन का सिंबल थी, जो जर्मन को रिप्रेजेंट करती थी। मतलब कि जो गांधी जी थे वे सोचते थे कि अगर हमें अपने देश को रिप्रेजेंट करना है तो हमें कुछ ना कुछ सिंबल्स लाने होंगे। इसलिए जो हमारी जो भारत माता थी वे जो ड्रॉ करी गई थी, वे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। उन्होंने भारत माता का पहली तस्वीर बनाई थी, और ऐसे ही जो जर्मन की जो जर्मनिया थी वे भी पेंटेड करी गई थी। उन दोनों का फर्स्ट सिंबल ये था कि वे हमें मोटिवेटेड कर रही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।